डियर स्टूडेंट्स, आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेशन से लगातार जुड़े रहें। मैं आप सभी को अकाउंट में एक्सपर्ट बनाना चाहता हूं और यही मेरा प्रयास है। तो आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रामजी दास राठौर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम जिस एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करेंगे उसमें बहुत सारी बातें हमको सीखने के लिए मिलेंगी, चाहे वो हमारी ओपनिंग एंट्री हो, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट की बात हो, बैंकिंग ट्रांजैक्शन से संबंधी बात हो, बैड डेट्स के बारे में चर्चा हो। तो ये सारी बातें हमको सीखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए पहले एग्जाम्पल को समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी समझेंगे। तो क्वेश्चन में जो हमको दिया गया है, दी फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन दी बुक्स ऑफ विशाल स्टोर्स ऑन 1 अप्रैल 2015। एसेट्स हमारे पास दी गई हैं कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स में है एक्स वाई एंड जेड। लाइबिलिटीज़ की हम बात करें तो लाइबिलिटीज़ में हमारे पास हैं बैंक लोन, क्रेडिटर्स में हैं अजय, विजय। कैपिटल हमको इसमें नहीं दी गई है, जो कि हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अदर ट्रांजेक्शन्स की हम बात करें तो अप्रैल 2 का ट्रांजेक्शन हमारे पास है गुड्स बॉट गुड्स फ्रॉम कैलाश for rupees 20,000 at a trade discount of 10% and cash discount of 2%, paid 60% amount immediately। 20,000 रुपये का आपने कैलाश से माल खरीदा है 10% व्यापारिक बट्टे और 2% नगद बट्टे की दर पर, जिसमें से 60% आपने पेमेंट किया हुआ है, यानी 40% आपका उधार परचेज माना जाएगा। अगली एंट्री है सोल्ड गुड्स टू एक्स फॉर रुपीज़ 9,000। द नेक्स्ट वन ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड 14,800 फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। एक्स से आपको फुल सेटलमेंट में पैसे मिल रहे हैं 14,800 रुपये, ठीक है ना। और इसके बाद आपको जो दिया गया है कैश रिसीव्ड, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 10,000, देन चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम वाई for 7850 7,815 for settlement of his account. This check was immediately deposited into bank and इसके बाद हमको दिया है received a check from Z rupees 2,000, then check received from Z deposited into bank। The next one checks received from Y dishonored। The next transaction हमारे पास है cash sales rupees 50,000, out of this amount 12,000 deposited into bank। अगला ट्रांजेक्शन हमारे पास है अमाउंट ड्यू टू अजय पेड बाई चेक। द नेक्स्ट ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड रुपीज़ 50, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड रुपीज़ 750। एक ही डेट का ट्रांजेक्शन है ये आपके पास। जेड बिकम इंसोल्वेंट एंड 40 पैसा इन अ रुपी कुड बी रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट बाई चेक विच इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जेड जो हमारा देनदार था 10,000 रुपये का, उससे हमको 40% का पैसा प्राप्त हो पा रहा है और बाकी का पैसा हमारा डूब चुका है। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल एंड पेड बाई चेक रुपीज 8,000। सो अगला ट्रांजेक्शन है सोल्ड हाफ ऑफ द अबव गुड्स टू चंद्रकांत एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। तो जितने का आपके पास माल था उसमें 30% आप पहले प्रॉफिट जोड़ेंगे और उसके बाद आपका सेल्स प्राइस बनेगा। द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है प्रोप्राइटर विड्रू फॉर प्राइवेट यूज रुपीज 2,000 फ्रॉम ऑफिस एंड रुपीज 3,000 फ्रॉम बैंक। 3,000 रुपये आपने अपने ऑफिस से निकाले हैं पर्सनल यूज के लिए, 2,000 रुपये और 3,000 रुपये आपने बैंक से विड्रॉ किया हुआ है। द नेक्स्ट वन है हमारे पास पेड सैलरी टू मोतीलाल बाई चेक। आपने 2,000 रुपये का मोतीलाल को सैलरी का पेमेंट किया है चेक द्वारा। सेम डे 30 तारीख में आपने पेड रेंट बाई चेक दिया हुआ है और पेड ट्रेड एक्सपेंसेस आपको दिए गए हैं। तो ये सारे ट्रांजेक्शन आपको अभी मैंने समझाए। अब इनको किस तरीके से हम जनरल में एंटर करेंगे तो उसको वन बाई वन हम समझते हैं। अभी हमने जिन एंट्रियों को समझा था, अब उनको जनरल में किस तरीके से एंटर किया गया है अब उसको समझते हैं। तो सबसे पहली एंट्री हमारे पास ओपनिंग एंट्री के रूप में आ रही है। जैसा कि सवाल का जो स्टार्ट हुआ था
उसमें आपको दिया गया था एसेट्स के बैलेंस हमारे पास थे, कुछ लाइबिलिटीज़ के बैलेंस हमारे पास थे। तो जितने भी एसेट्स के बैलेंस हैं उन एसेट्स के बैलेंसेस को हम डेबिट करेंगे। तो एसेट्स बैलेंस हमारे पास दिए गए हैं, कैश है हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट किया, बैंक अकाउंट बैंक डेबिट किया, स्टॉक अकाउंट डेबिट किया हमने, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया हुआ है, और जो हमारे डेटर्स दिए गए हैं एक्स वाई जेड के नाम से उनको भी हमने सबको डेबिट किया। क्योंकि ओपनिंग एंट्री के बारे में मैंने आपको समझाया था कि ओपनिंग एंट्री में जो एसेट्स के बैलेंस होते हैं वो हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं और उनको हम जनरल एंट्री में डेबिट साइड एंटर करेंगे। इसके बाद हम क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटीज़ की बात करें तो हमारे पास था टू लोन फ्रॉम बैंक 10,000 रुपये का, और जो क्रेडिटर्स थे हमारे पास अजय और विजय के नाम से क्रेडिटर्स थे 5,000 और 7,500 रुपये के। ये जानकारी हमको दी गई थी क्योंकि हमारी ओपनिंग एंट्री में हमको कैपिटल की जानकारी नहीं दी गई थी। तो उस स्थिति में आप कैपिटल किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि जितने जो आपके एसेट्स के टोटल बैलेंस दिए गए हैं इन सभी का आप टोटल करें, तो टोटल ऑफ एसेट्स और माइनस करें टोटल ऑफ लाइबिलिटीज़। तो ये लाइबिलिटीज जो आपको दी गई हैं उनको आप टोटल करके तीनों को करके माइनस करेंगे, तो एसेट्स के टोटल में से जो लाइबिलिटीज घटाने पर बैलेंस आपके पास बचेगा वो 65,100 बचेगा, और यही आपके लिए कहलाएगा कैपिटल। तो ये पहली एंट्री हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि ओपनिंग एंट्री ही हमारी डिस्टर्ब हो गई तो आगे हमारा सवाल ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सावधानी रखें ओपनिंग एंट्री को करते समय। इसके बाद हम सेकेंड एंट्री की बात करें तो सेकेंड एंट्री जो हमारे पास थी उसमें हमको दिया गया था कि हमने 20,000 रुपये का माल कैलाश से खरीदा था 10% ट्रेड डिस्काउंट पर। तो 20,000 रुपये का हम 10% ट्रेड डिस्काउंट यदि माइनस करें तो हमारे पास माइनस करने के बाद फिगर कितनी बचेगी, 20,000 में से 2,000 रुपये माइनस कर दें तो वो हमारे पास बचेंगे 18,000 रुपये। तो हमारे लिए परचेज अकाउंट डेबिट निकल के आया कितना, परचेज अकाउंट डेबिट ₹18,000। 18,000 रुपये हमारे पास पैसा निकल के आ चुका है। अब इसके दो पार्ट आपके पास रहेंगे, एक पार्ट है क्रेडिट और एक पार्ट है आपका कैश ट्रांजैक्शन के रिलेटेड में। तो हमने जो एंट्री पढ़ी थी उस समय हमको दिया गया था कि हमारे पास इस 18,000 में से 60% नगद है और बाकी का 40% हमारा उधार है। तो उधार जो लिया गया है उसको हम व्यक्ति के नाम से लिखेंगे, टू कैलाश के नाम से लिखा हुआ है। तो कितना परसेंटेज हुआ, 40%। तो 18,000 का 40% आप निकालेंगे तो 18 चौक 72, 7,200 रुपये आपका उधार हो गया। अब बचा आपके पास 60%, जो कि क्या है आपके पास नगद। तो 18,000 का 60% आप निकालेंगे तो वो अमाउंट निकल के आएगी आपकी 10,800 रुपये। और इस 10,800 रुपये में से आप 2% कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे जो कि आपकी अमाउंट निकलेगी 216 रुपये। तो 216 रुपये आपका हो गया कैश डिस्काउंट। 10,800 में से 216 रुपये को आप माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास आएगी 10,584 रुपये। इस तरीके से आप इन अमाउंटों को फाइंड आउट करके, अलग से कैलकुलेशन में आपको लास्ट में बताऊंगा इसकी भी, और फाइंड आउट करके आप इसको लिखेंगे तो जो हमारी एंट्री निकल के आएगी तो एंट्री हमारे पास रहेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि डिस्काउंट रिसिप्ट हो रहा है, और टू कैलाश। इस तरीके से आप इस एंट्री को डील करेंगे। तो थोड़ा सावधानी रखें ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट के बारे में, और यदि कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन एक साथ दिए गए हैं तो उसको करते समय आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। इसके बाद हम अगले ट्रांजेक्शन की ओर जाते हैं अप्रैल 4 में। तो अप्रैल 4 का जो ट्रांजेक्शन हमारे पास दिया गया है वो ट्रांजेक्शन दिया गया था गुड्स सोल्ड टू एक्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब व्यक्ति का नाम दिया हो और कैश वर्ड न दिया गया हो तो वो ट्रांजेक्शन हमारे लिए ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। तो हमने ट्रांजेक्शन के लिए एंट्री की हुई है एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितनी है, 9,000 रुपये। तो ये आपने एक्स को माल बेच दिया नॉर्मल शेड्यूल में। अब इसके बाद अगला जो ट्रांजेक्शन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाएगा। थोड़ा उसको लिंक करने के लिए आप थोड़ा स्क्रीन पर सावधानी से देखें। तो अगली जो एंट्री हमारे पास दी गई थी कि एक्स ने आपको पेमेंट किया हुआ है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, और अमाउंट आपको दिया गया था 14,800 रुपये। फुल सेटलमेंट में उसने पेमेंट किया कितना, 14,800 रुपये। अब हमको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एक्स से हमको पैसे लेने कितने थे। तो एक्स की हम बात करें तो एक्स हमारा यहाँ पर डेप्टर कितना था, 9,000 रुपये का। अच्छा, डेटर्स का जो बैलेंस हमको दिया गया था स्टार्टिंग में, तो उसके लिए भी आप देखें ऊपर तो एक्स हमारे पास दिया गया था यहाँ पर। तो एक्स हमारे पास दिया था वो कितना था, 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये हमको एक्स से पहले से लेने थे, ठीक है, और 9,000 रुपये और जुड़ गए। तो टोटल पैसे कितने लेने हैं एक्स से, 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये हमको एक्स से लेने थे, यानी 2x कितना है, 15,000, 15,000 रुपये। ओके,
लेकिन उसने पेमेंट हमको कितना दिया हुआ है, पेमेंट हमको दिया है उसने कितना, 14,800 रुपये इन फुल सेटलमेंट। तो 15,000 में से 14,800 माइनस कर दें तो रिमेनिंग जो पैसा हमारे पास बचेगा वो हमारे लिए कहलाएगा डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड कितना हुआ, ₹200। तो इस तरीके से भी हमको कई बार सवालों में अमाउंट मिसिंग दी रहती है और उसको पिछले ट्रांजेक्शन के बेस पर प्लस माइनस करने के बाद अमाउंट को फाइंड आउट करना पड़ता है, जैसा कि इसमें किया गया। ओपनिंग एंट्री में डेटर्स हमारे पास एक्स था 6,000 रुपये का, और उसके बाद हमने उसको माल बेचा 9,000 रुपये का, तो टोटल हमारे पास 15,000 रुपये हमको एक्स से लेने थे, और आज की डेट में उसने पेमेंट किया है 14,800 रुपये का, तो बैलेंस हमारे पास 200 रुपये क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड। तो इस तरीके से हमारी ये एंट्री कंप्लीट होती है। द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास था कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक नॉर्मल शेड्यूल में है, हमने बैंक में पैसा जमा कराया है, और बैंक में जब हम पैसा जमा कराते हैं तो बैंक अकाउंट को हमको डेबिट करना पड़ता है। तो हमने बैंक अकाउंट डेबिट लिखा हुआ है ₹10,000 से, जो कि हमारी अमाउंट है, 10,000 रुपये हमने पैसा जमा कराया हुआ है। तो हमने लिखा हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश कितना, ₹10,000, 10,000 और नरेशन लिख दिया, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये सारी बातें आपको पहले समझाई जा चुकी हैं। नरेशन लिखना कंपलसरी होता है और लाइन खींचते हैं जिससे एंट्री सेपरेट हो सके। तो ये हमने एंट्री को सीखा। अब इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन हमारे लिए फिर महत्वपूर्ण है कि हमको चेक रिसीव्ड हुआ है बाय से, फुल सेटलमेंट में ये पैसा मिला हुआ है। तो यहाँ हम ओपनिंग एंट्री को हमारी वापस से यदि हम देखें तो ओपनिंग एंट्री में हमारे पास बाय डेटर्स के रूप में थे 8,000 रुपये के। बाय से लेना तो कितना पैसा था हमको, 8,000 रुपये, लेकिन फुल सेटलमेंट में उन्होंने हमको कैश नहीं दिया है बल्कि क्या दिया है, चेक दिया हुआ है, और उस चेक को हमने सेम डे बैंक में भी भेजा हुआ है, इसलिए हमने बैंक अकाउंट को क्या किया, डेबिट। तो हमने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि डायरेक्ट रिसीवर बैंक हो रहा है हमारे पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड की अमाउंट आपको निकालना है अभी, टू बाय से लेने कितने थे, 8,000 रुपये, लेकिन चेक कितने का मिला है, 7,850 का। तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास कितना आया, ₹150। दैट्स आपके लिए क्या हुआ, डिस्काउंट अलाउड। तो इस तरीके से आप इस डिस्काउंट अलाउड की अमाउंट को फाइंड आउट करेंगे। छोटी छोटी सावधानी आपको रखना है, बाद बाकी जनरल एंट्रियां आपको आसानी से आने लगेंगी। आई होप आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, तो आसानी रहेगी आपको करने में, समझने में। तो ये चेक आपने क्या किया कि बैंक में डायरेक्ट आपने जमा करा दिया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बाय, इस तरीके से आप एंट्री इसको करेंगे। अब अप्रैल 10 की एंट्री को हम देखें तो अप्रैल 10 में कुछ नई चीज़ आपको सीखने के लिए मिलेगी। इसमें क्या हो रहा है कि आपको जो जेड आपका डेटर्स था, जेड आपका डेटर्स था कितने का, टोटल जेड डेटर्स था 10,000 रुपये का। अब जेड से आपको एक चेक मिला हुआ है, जेड से आपको चेक कितने का मिल रहा है, 2,000 रुपये का। अब चेक मिला है, इसको आपने बैंक में नहीं भेजा है। कल हमने बात की थी कि इसके लिए आप एक अकाउंट अलग से क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा चेक्स इन हैंड। जो भी आपको चेक मिल रहे हैं और यदि उन चेकों को आप बैंक में नहीं भेज पा रहे हैं तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, चेक्स इन हैंड अकाउंट। तो चेक्स इन हैंड अकाउंट कितना हुआ आपके पास, ₹2,000। टू मिला किससे है, जेड से, जेड देने वाला है, इसलिए आपने इसको जेड को क्रेडिट किया हुआ है। अमाउंट 2,000 रुपये दोनों साइड आपने लिखा हुआ है। तो चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जेड। अब ये चेक आपको मिला, अब इसको मान लीजिए 2 दिन बाद, जैसा कि अगली एंट्री आपके लिए आ रही है, 2 दिन बाद आपने इस चेक को बैंक में जमा कराया। तो जब आप इस चेक को बैंक में जमा कराएंगे तो उसके लिए आपको अलग से एंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी। चेक्स इन हैंड अकाउंट जो आपने खोला था उसको आप वापस से उसको बंद करेंगे। तो ये सारा काम किस तरीके से होगा उसको हम सीखते हैं। तो 12 तारीख की जो एंट्री आपको दी गई है उसमें आपने क्या किया, जो चेक आपको 10 तारीख को मिला था जेड से, उसको आपने बैंक में जमा कराया है। तो पाने वाला कौन होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब आपके पास से कैश नहीं जा रहा है बल्कि आपके पास से क्या जा रहा है कि जो चेक हमको मिला था उस चेक्स इन हैंड अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। तो हमने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, और नरेशन में लिख देंगे बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम जेड नाउ डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जो चेक हमको जेड से मिला था अब हमने उस चेक को बैंक में जमा करा दिया है, और अमाउंट हमारे पास कितना है, टोटल अमाउंट है 2,000 रुपीज। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की हम बात करें, अब अगला ट्रांजेक्शन की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए दिया हुआ है चेक डिसऑनर्ड एंड डिस्काउंट विड्रॉल। तो कहने का एस्पेक्ट ये है कि जो चेक हमको बाय से मिला था
वो चेक डिसऑनर हो गया। कल हमने बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते समय इन बातों को सीखा था। तो जिस व्यक्ति से चेक मिला था, यदि हमने उसको पहले डिस्काउंट अलाउड किया था, तो वो डिस्काउंट अब वापस से हम उसको मेंटेन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। और स्क्रीन पर आपकी दोनों एंट्रियां दी गई हैं, तो आप देखें 8 तारीख को आपको चेक मिला था 22 से। चेक मिला था 7,850 रुपये का, आपने डिस्काउंट अलाउड किया था उनको, और टोटल आपने बाय को क्रेडिट किया था 8,000 रुपये से। अब ये चेक हो गया डिसऑनर, तो इसकी अपोजिट एंट्री आपकी हो जाएगी। तो अपोजिट एंट्री किस टाइप से होगी, आप नीचे स्क्रीन पर एंट्री देखें। तो बाय डेबिट करेंगे आप, क्योंकि बाय आपका वापस से डेटर्स हो चुका है। टू बैंक अकाउंट, बैंक से आपका पैसा कम हो जाएगा 7850, क्योंकि आपने अपने अकाउंट में उसको पहले मैनेज कर लिया था, तो उसको आप बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड कितना, ₹150। तो अब वापस से आपको बाइक से कितने पैसे लेने हैं, 8,000 रुपये आपको लेने हैं। तो इस तरह के चेक डिसऑनर की कंडीशन में थोड़ा सा आप सावधानी रखें। हमसे गलती होने की संभावना ये हो सकती है कि हम एंट्री करते समय हो सकता है कि डिस्काउंट को काटना भूल जाएं और पूरे 8,000 रुपये की अमाउंट लिख दें, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। और क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सवाल थोड़ा लेंदी है, बड़ा है सवाल। और जैसा कि हम जानते हैं, पहले हम सीख चुके हैं कि यदि सवाल अगले पेज के लिए फॉरवर्ड होता है, तो आप पहले पेज का टोटल लगाएंगे। सभी एंट्रियों का आपने टोटल किया हुआ है, तो यहाँ आपने लिखा हुआ है टोटल CF, आप इसको लिख देंगे। CF मीन्स कैरिज फॉरवर्ड। अगले पेज के लिए आप इस टोटल को फॉरवर्ड करेंगे और उसके बाद आगे की एंट्रियों को आप आगे करते चले जाएंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले लिखा हुआ है BF, टोटल BF आप लेंगे। पिछले पेज का टोटल आप फॉरवर्ड लेकर के आए। इससे हमको सुविधा ये होती है कि हमको पिछली एंट्रियों का आप टोटल करने की आवश्यकता नहीं है। इस टोटल को हम कंटिन्यूड आगे एंट्रियों में ऐड कर देंगे और हमारा ग्रांड टोटल फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए अगले ट्रांजेक्शन्स के बारे में हम बात करते हैं। तो जो अगला ट्रांजेक्शन हमको दिया गया था, तो उसमें हमको दिया गया था कि कैश सेल्स हमने की हुई है। सेल्स जो हमने की हुई है उसका कुछ पार्ट हमने बैंक में जमा कराया हुआ है और कुछ पार्ट हमने कैश में अपने पास रखा हुआ है। तो उसके लिए जो एंट्री हम करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स हमारे पास टोटल कितना था, 15,000 रुपये का। इसमें से हमने कुछ पार्ट 12,000 रुपये को हमने बैंक में जमा कराया। तो जितना पैसा हमने बैंक में जमा कराया उसको सेम हाल की हाल आप उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर दे दें, क्योंकि एक ही डेट की ट्रांजेक्शन है। और बाकी जो पैसा बचा हुआ है उसको आप कैश अकाउंट में ले लेंगे। तो एंट्री आपकी हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, जो आपको नगद मिला है, और जो आपने पैसा बैंक में जमा कराया उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। और टोटल सेल्स आपके पास जितनी भी अमाउंट दी गई है, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको कैश सेल्स और बैंक में जो जमा कराया है उसकी राशि दी जाए और उसके बाद टोटल आपको करना पड़े। तो सिचुएशन को आप समझ लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप फैसला करें। तो इस तरीके से आप इस एंट्री को मैनेज करेंगे। इसके बाद अगली एंट्री जो हमारे पास दी गई है, तो उसमें आपको दिया गया है कि आपने अजय को एक चेक दिया हुआ है। तो अजय को आपने चेक दिया हुआ है, तो अजय को आपको पेमेंट करना था इसका मतलब। तो हम यदि पिछले ट्रांजेक्शनों में यदि हम बात करें, तो हमारी जो ओपनिंग एंट्री थी, तो ओपनिंग एंट्री में हमारे पास जो क्रेडिटर्स का बैलेंस था, तो उसमें अजय का बैलेंस था हमारे पास 5,000 रुपये का। तो अजय का बैलेंस था, इसलिए हमने उसको पेमेंट किया। तो हमने उसको लिए जो पेमेंट किया हुआ है, तो उसके लिए हम एंट्री लिखेंगे अजय डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो अजय को डेबिट किया गया क्योंकि अजय रिसीवर है और हमने चेक दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। तो अजय डेबिट टू बैंक, हमने ये 5,000 अमाउंट को लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की हम बात करें, तो आगे जो ट्रांजेक्शन हमको दिया गया है 18 तारीख के लिए, कि हमारे पास कुछ रद्दी न्यूज़पेपर थे और ओल्ड फर्नीचर था। तो इन दोनों चीज़ों को हमने बेचा है, क्योंकि क्या जो चीज़ें हमारे पास यूजलेस हो जाती हैं उनको हम कुछ समय बाद बेच देते हैं। तो यहाँ हमने कुछ चीज़ों को बेचा हुआ है। तो जो भी चीज़ें आपकी बेची गई हैं, तो उनके लिए आप क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस इनकम। इन्होंने एक अकाउंट खोला हुआ है रद्दी वगैरह बेचने के लिए, तो आप मिसलेनियस इनकम में इन्होंने डाला हुआ है एक नए अकाउंट के नाम से। और फर्नीचर चूंकि एसेट्स होती है, जैसा कि आप जानते हैं, तो फर्नीचर को फर्नीचर के नाम से लिखा गया है। और दोनों को मिला करके आपको जो पैसा मिला है उसको कैश अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। तो एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश मिल रहा है, टू मिसलेनियस इनकम, विविध आय आपको मिल रही है, इसमें रद्दी वगैरह आपने शामिल कर ली है, और टू फर्नीचर अकाउंट। तो टोटल आपके पास हुए 50 और 750 रुपये, टोटल आपके पास रुपये जो रहा 800। द नेक्स्ट वन आपके पास जो दिया गया है ट्रांजेक्शन, काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए ये ट्रांजेक्शन, इसको ध्यान से समझें। तो वापस से हम ओपनिंग एंट्री की ओर जरा फोकस करें। तो ओपनिंग एंट्री हमारे पास कितने की थी,
उसमें हमारे पास जो जेड नाम का व्यक्ति था, डेटर्स था हमारा, वो 10,000 रुपये, वो डेटर्स हमारे पास जेड नाम का व्यक्ति था, तो वो व्यक्ति डेटर्स था 10,000 रुपये के लिए हमारे पास डेटर्स था टोटल। लेकिन अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान दें, तो जेड से हमको एक चेक मिल गया था बीच में, और चेक मिला था हमको कितने का, 2,000 रुपये का। तो 2,000 रुपये का चेक मिल चुका है, तो 10,000 में से 2,000 तो आपको प्राप्त हो चुके हैं। अब बचे कितने हैं आपके पास, तो बचे हैं आपके पास 8,000 रुपये। इस 8,000 रुपये में से आपको कुछ पैसा मिला है और बाकी पैसा आपके लिए बैड डेट्स हो गया। तो उन्होंने आपको ट्रांजेक्शन देते समय लिखा था कि जेड जो इंसॉल्वेंट हुआ है उससे आपको 60% पैसा नहीं मिल पा रहा है, 40% पैसा आपको मिला हुआ है, 40 पैसा 1 रुपये में आपको रिसीव हो रहा है, यानी 40% आपको रिसीव हुआ, और जो कि चेक के द्वारा मिला है आपको अगेन। तो इसके लिए आप एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, चेक मिल रहा है और बैंक में आप जमा करा रहे हैं, इसलिए आपने इसको क्या लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू जेड। तो यहाँ अमाउंट निकालना सीखें। जेड आपके पास कितना था टोटल, 8,000 रुपये। 8,000 कैसे आए, क्योंकि जेड से लेने थे 10,000, लेकिन 2,000 वो बीच में हमको दे चुका है, तो बैलेंस कितना बचेगा, 8,000 रुपये। उसमें से आपको 8 चौक 32, 3,200 आपको पैसा मिल चुका है बाई चेक, और बाकी का पैसा आपके लिए क्या हो गया, बैड डेट्स। और बैड डेट्स के लिए हमने समझा था कि बैड डेट्स मतलब ऐसी अमाउंट रहती है जो अब हमको प्राप्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो चुका है, दिवालिया हो चुका है। देन नेक्स्ट एंट्री हमारे पास नॉर्मल है 22 तारीख में, जो एंट्री दी गई है कि आपने गुड्स परचेज किया हुआ है और आपने चेक से पेमेंट किया हुआ है उसके लिए, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक आप उसको लिख देंगे। नॉर्मल आपकी ये एंट्री है। और इसके बाद अगली जो एंट्री है आपके पास 24 तारीख के लिए, तो 24 तारीख का जो ट्रांजेक्शन हमारे पास दिया गया था, तो उसमें आपको दिया गया था सोल्ड हाफ ऑफ दी अब गुड्स, और उसको 30% प्रॉफिट पर आपने बेचा हुआ था। तो देखिए आपने टोटल माल कितना है आपका, 8,000 रुपये का, इसका आधा कितना हुआ, आधा अमाउंट हुआ 4,000 रुपये। तो 4,000 रुपये अमाउंट में आप 4,000 का 30% और जोड़ें, तो 4,000 प्लस 4,000 का 30%, तो 30% कितना हुआ अमाउंट, 1,200 रुपये। तो 4,000 प्लस 1,200, तो टोटल अमाउंट आपकी कितनी हुई, 1,200 रुपये जोड़ने के बाद 5,200 रुपये का आपने चंद्रकांत को माल बेचा है। विथ प्रॉफिट आप माल बेचते हैं, सेल्स प्राइस आपको फाइंड आउट होगा, तो अमाउंट आपकी निकल के आ रही है 5,200 रुपये। तो आप एंट्री लिखेंगे, चंद्रकांत डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹5,200। तो इसको याद रखें कि 8,000 रुपये का आपका टोटल माल था, जिसमें से आधा माल की कॉस्ट कितनी हुई, 4,000 रुपये। 4,000 का 30% आपने प्रॉफिट कमाया है, तो प्रॉफिट आप जोड़ दीजिए कॉस्ट प्राइस में, तो कॉस्ट प्राइस था 4,000 और प्रॉफिट आपने जोड़ा 1,200 रुपये 30%, तो टोटल आपके पास हो गया 5,200 रुपये। इस तरीके से आप इस अमाउंट को फाइंड आउट करेंगे। समझ आया। अब इसके बाद अगली जो अमाउंट है हमारे पास, तो उसके लिए अगली एंट्रियों के लिए भी हम इसको कंटिन्यू रखते हैं। तो अगली एंट्रियां जो हमको दी गई हैं, तो उसमें आप देख पा रहे हैं, तो हमारे लिए जो 25 तारीख की एंट्री दी गई है, उसमें हमने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले थे। और पर्सनल यूज के लिए पैसे हमने दो जगह से निकाले थे, एक तो हमने ऑफिस से पैसे ले लिए थे और दूसरा हमने बैंक से भी पैसे विड्रॉ किए हुए हैं फॉर पर्सनल यूज के लिए। तो पर्सनल यूज के लिए जो हम अकाउंट खोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। तो ड्राइंग्स अकाउंट आपने क्या किया, डेबिट किया हुआ है, और ड्राइंग्स आपने जो डेबिट किया हुआ है वो कितना है आपके पास, टोटल ड्राइंग्स आप निकालेंगे, वो कैश आपने निकाला हुआ है, तो कैश आपने विड्रॉ किया है 2,000 रुपये, और बैंक से निकाला है 3,000 रुपये। तो टोटल इन दोनों को टोटल करके आपका ड्राइंग अकाउंट क्रिएट होगा, और वो अमाउंट कितना होगा, 5,000, 5,000 रुपये का आपका टोटल ड्राइंग हो रहा है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, और इस तरीके से आप इस एंट्री को मेंटेन करके चलेंगे। समझ आया। एंड इसके बाद हम सेकेंड लास्ट एंट्री की ओर जाएं, तो हमारे पास 30 तारीख की एंट्रियां दी गई हैं, उसमें दो तरीके के ट्रांजेक्शन दिए गए हैं। एक जो 30 तारीख की एंट्री है जिसमें हमने पेमेंट किया हुआ है, और हमने पेमेंट किया हुआ है सैलरी का और रेंट का। तो सैलरी और रेंट जैसा कि आप जानते हैं दोनों की दोनों हमारे एक्सपेंस हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने चेक द्वारा पेमेंट किया हुआ है तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। यदि हमने कैश पेमेंट किया होता तो हम लिखते कैश अकाउंट। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। एक्सपेंसेस पेड बाई चेक आपने नरेशन को लिख दिया। एंड इसके बाद जो लास्ट एंट्री आपको दी गई है 30 तारीख के लिए, तो उसमें आपको दिया गया है आपने ट्रेड एक्सपेंसेस को पेड किया हुआ है जो कि नगद दिए गए हैं, तो आपने एंट्री लिखी ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश,
और ₹500 आपने अलग से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि सर आपने पहले जो एंट्री बताई थी कि हम मिक्स एंट्री का कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं, एक ही डेट होना चाहिए, इसमें एक ही डेट है, कंपाउंड एंट्री इनकी सभी एक्सपेंसेस की साथ में क्यों नहीं की गई? तो आप देख रहे हैं कि सैलरी और रेंट तो आपने चेक द्वारा दिया था और ट्रेड एक्सपेंसेस को आपने कैश दिया हुआ है, इसलिए इनकी अलग अलग एंट्री की गई है। यदि ये तीनों खर्चे आपने कैश में दिए होते अथवा तीनों खर्चे आपने चेक में दिए होते तो इन तीनों को हम मिला करके एक साथ एंट्री कर सकते थे। तो इस तरीके से हमने ये सारी बातों को सीखा और उसके बाद हम टोटल लगा देंगे, ग्रांड टोटल हमारा कहलाएगा और टोटल ऑफ जनरल भी हमारा लग चुका है। इस तरीके से आप सवाल को करेंगे और सवाल को थोड़ा सा और आप रिवाइज करें। काफ़ी अच्छा सवाल था, बहुत सारी बातें इसमें आपको सीखने के लिए मिली होंगी और बीच में जो हमने कैलकुलेशन जो मैंने आपको ओरली बताई थी तो उसका भी आप वर्किंग नोट चाहें तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, जो कि आपकी स्क्रीन पर आप दिखाई दे रहा होगा आपको। तो जो हमारे पास एक सेल्स अमाउंट थी, सेल्स अमाउंट था हमारे पास 20,000 रुपये का, जिसमें हमने 10% डिस्काउंट माइनस किया था तो 18,000 रुपये शेष बचे। इस 18,000 के दो पार्ट आप कर देंगे। जो कैश परचेज है उसका 60% कैश परचेज था 18,000 का, तो 60% ये निकाला है 10,800 रुपये और इसका 2% आप कैश डिस्काउंट निकालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कैश सेल्स पर ही कैश डिस्काउंट की परसेंटेज फाइंड आउट की जाती है। तो ये अमाउंट आया 216 रुपये और इसमें से ये माइनस कर देंगे 216, तो कैश हमारे पास आ जाएगा 10,584 रुपये, जो कि हमने एंट्री के समय यूज किया था। और जो क्रेडिट परचेज हमारे पास बचा था तो 18,000 रुपये का 60% तो हुआ आपका नगद और 40% आपका क्या हुआ, उधार। तो इस तरीके से आप इस अमाउंट को निकालेंगे। तो थोड़ा सवालों की प्रैक्टिस करते चले जाइए, क्योंकि जनरल एंट्रियों में जितने ज़्यादा आप एक्सपर्ट होंगे आप आगे जाके अकाउंट में उतने ही अच्छे एक्सपर्ट व्यक्ति बनते चले जाएंगे। तो अभी के सवाल के लिए इतना ही और आगे हम कुछ और बातों को भी सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन किस तरीके से जनरल एंट्री में डील किए जाते हैं उनको हम और सीखते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और इन स्पेशल ट्रांजैक्शन में जो सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमारे पास आएगा वो है हमारे लिए बैड डेट्स रिकवर्ड होना। तो बैड डेट्स रिकवर्ड होना, तो इसके पहले हम चूँकि समझ चुके हैं कि बैड डेट्स क्या होता है। तो जो हमारे डेटर्स होते हैं उन डेटर्स में से जो व्यक्ति पेमेंट हमको नहीं कर पाते उनको हम बोलते हैं बैड डेट्स। अब देखिए, बैड डेट्स की दो कंडीशन मैंने आपको बताई थी, एक तो व्यक्ति इंसॉल्वेंट होना और एनी अदर रीजन। तो इंसॉल्वेंट व्यक्ति हो गया तो उससे तो पैसा मिलना अपने को संभव नहीं है, और अदर रीजन में ये होता है कि जिस समय हमने उस कस्टमर से पैसे मांगे उसने हमको पैसे नहीं दिए, लेकिन आज वो व्यक्ति कैपेबल है और वो हमको पैसे देना चाहता है। तो जिस समय हम उसको पैसे मांग रहे थे उसने पैसे नहीं दिए तो हमने उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया था, बैड डेट्स में। अब वो बैड डेट्स हमको पैसा दे रहे हैं, तो इसलिए हमारे लिए जो टॉपिक बन के आया वो टॉपिक बन के आया बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो हमको चूंकि पैसा मिल रहा है तो हम जो एंट्री करेंगे तो एंट्री हमारे पास क्या रहेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो इस कंडीशन में आप याद रखें जो एंट्री आपको करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। और इसमें थोड़ा आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा कि केयर शुड बी टेकन दैट द पर्सनल अकाउंट ऑफ द डेटर शुड नॉट बी क्रेडिटेड। अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारा डेटर था उसके पर्सनल अकाउंट से आपको बात नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? बिकॉज द डेटर्स अकाउंट मस्ट हैव बीन क्रेडिटेड व्हाइल पासिंग द एंट्री फॉर बैड डेट्स। तो जिस समय आपने बैड डेट्स क्रिएट किया था उस समय आप उस पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर चुके थे, इसलिए अब जो एंट्री में आप क्रेडिट करेंगे तो वो क्या करेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एक बात। अब हम दूसरी स्पेशल एंट्री के बारे में बात करें तो ये है आपके लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो पहले हम ये समझ लें कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते क्या हैं। तो इसको आप पहले ऐसे समझिए कि हम ड्यूरिंग द ईयर कई सारे खर्चे करते हैं, जैसे सैलरी या रेंट है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ईयर 12 मंथ का होता है और उस कंडीशन में हमको 12 महीने का पूरा पेमेंट करना है। लेकिन कभी कभी परिस्थितियों पर ऐसा हो जाता है कि हमने पेमेंट पूरे साल का नहीं किया हुआ है, बल्कि हमने 10 महीने का वेतन या 11 महीने का वेतन या किराया दिया हुआ है और बाकी 1 महीने का देना शेष है। क्योंकि हम फाइनल अकाउंट जो तैयार करते हैं तो फाइनल अकाउंट तैयार करते समय हम चाहते हैं कि हमें पूरे वर्ष के खर्चों की जानकारी मिल सके कि टोटल एक्सपेंसेस फॉर द ईयर कितना था। तो ऐसी स्थिति में हम उस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को फाइंड आउट करना चाहते हैं।
तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जानकारी आपको दी गई है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। अच्छा, जब हम एक्सपेंस पेड करते हैं तो उस समय हम एंट्री क्या करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करते हैं। अब जितना पेमेंट कर दिया वो तो एंट्री हो चुकी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन जो पेमेंट आपने नहीं किया है, जो आउटस्टैंडिंग है, उसके लिए भी जो आप एंट्री करेंगे तो वो एंट्री आप लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखना है आपको, कैश नहीं लिखना है क्योंकि आपने पेमेंट नहीं किया हुआ है। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपने लिखा, जैसा कि इस एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है कि 11 महीने की सैलरी आप 11,000 रुपये दे चुके हैं और 1 महीने की सैलरी देना आपको शेष है। तो जितनी सैलरी देना शेष है उसके लिए हम एंट्री सीख रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में। तो हमने एंट्री क्या लिखी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 1000। अब यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट आपने खोला है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है, और इट हैज बीन क्रेडिटेड बिकॉज इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्सनल अकाउंट। और जो आपने इसको क्रेडिट किया है तो ये क्या है, वो उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जिस व्यक्ति को आपको सैलरी देनी है। यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। तो रिप्रेजेंटिंग द एम्प्लॉयज टू हुम सैलरीज आर टू बी पेड। तो इस तरह आप आउटस्टैंडिंग सैलरी को मेंटेन करेंगे। और यदि इसके एडजस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम एडजस्टमेंट सीखेंगे तो सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी की अमाउंट को हम जोड़ते हैं और साथ ही साथ उसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी के साइड में लिखते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, आगे हम इसको और डिटेल सीखेंगे। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी के बाद हमको दिया गया है, वो है हमारे पास क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब देखिए, एक तो चीज थी क्या, आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग में क्या था, आपको पैसे देना शेष थे। आप प्रीपेड, तो जैसे आप प्रीपेड मोबाइल यूज करते हैं तो सेम प्रोसेस आपके खर्चे भी प्रीपेड हो सकते हैं। तो प्रीपेड का मतलब क्या है कि आपने एडवांस में कुछ पैसा दे दिया हुआ है। जैसे हम इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह जनरली जो देते हैं वो पूरे साल का हमको देना पड़ता है। और कभी कभी ऐसी अकाउंटिंग सिचुएशन हमारे सामने बनती है कि जो ड्यूरिंग द ईयर हमने पेमेंट किया हुआ है पूरे साल का, तो उस ईयर में केवल कुछ महीने आ पा रहे हैं, बाकी महीने अगला पेमेंट हमारा हो चुका है, 2-3 महीने का हो सकता है जो कि। तो जैसे कि आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझें कि इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग ₹1200 इज पेड ऑन 1 जुलाई 2016 फॉर 1 ईयर। अब आपने 1 जुलाई को पेमेंट किया हुआ है, ऑन 1 जुलाई 2016 विल बी मेड एज अंडर। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने ये अमाउंट आपने पेमेंट की हुई है पूरी, तो पेमेंट करते समय तो आपने ये एंट्री कर दी। अब इसमें हुआ क्या है, तो व्हेन दी बुक्स विल बी क्लोज, जब आप अकाउंट क्लोज करेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से चलता है, 31 मार्च तक चलता है। तो 31 मार्च 2017 तक इंश्योरेंस प्रीमियम आपका फॉर 3 मंथ्स, दैट इज 1 अप्रैल 2017 टू 13 जून 2017 विल बी ट्रीटेड एज प्रीपेड। तो 3 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम आपने क्या कर दिया, प्रीपेड कर दिया, एडवांस में पेमेंट कर दिया। तो जो आपने एडवांस पेमेंट किया हुआ है तो उस प्रीपेड पार्ट को आप लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम जितना ज़्यादा आपने डेबिट किया था उतने को आप क्रेडिट कर देंगे। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। अब यहाँ पर एक बात और समझ लीजिएगा कि जो आपका प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस आपके लिए क्या होता है, एसेट्स होता है, और ये आपका डेबिट बैलेंस होता है, और ये भी आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है जिस चीज़ के लिए आपने प्रीपेड किया हुआ है। तो प्रीपेड सैलरी, रेंट वगैरह भी हो सकता है, यहाँ हमने इंश्योरेंस प्रीमियम के माध्यम से इसको समझा हुआ है। तो इसको आप याद रखिएगा जैसी भी सिचुएशन हो। बहरहाल प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम आपने डेबिट किया हुआ है, टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट आपने एंट्री की हुई है। तो प्रीपेड हमारे लिए किया हुआ एसेट्स रहेगा, और संबंधित खर्चे में से हम इसको माइनस करते हैं, आउटस्टैंडिंग को प्लस करते हैं। देन नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है एंट्री, वो है हमारे पास है डेप्रीशिएशन के बारे में। तो डेप्रीशिएशन ये आपके लिए थोड़ा नया कंसेप्ट हो सकता है, अभी तक हमने इस पर चर्चा नहीं की हुई है। तो डेप्रीशिएशन एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारे बिजनेस में हम एसेट्स को यूज करते हैं, उन एसेट्स को ड्यू टू एनी रीजन, लैप्स ऑफ टाइम, ड्यू टू एक्सीडेंट और ड्यू टू यूज, उनकी कार्यक्षमता कम होने लगती है। तो उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी कम होती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम अपनी बुक्स में डेप्रीशिएशन मैनेज करते हैं। और डेप्रीशिएशन हमारे पास क्या है, वो नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है। तो इट इज द परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स ऑन अकाउंट ऑफ वियर एंड टियर एंड पासेज ऑफ टाइम। इट इज अ बिजनेस एक्सपेंसेस थ्रू, इट इज नॉट पेड इन कैश। तो ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है आपका। तो डेप्रीशिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है डेप्रीशिएशन अकाउंट आपका, जो 3 अकाउंट हमने सीखे थे।
सिंस इट रिप्रेजेंट्स अ लॉस एंड हैंस इज डेबिटेड, क्योंकि ये लॉस को रिप्रेजेंट करता है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जो हमारे पास एसेट्स थी, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो उस एसेट्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। और इसकी जो एंट्री आप करेंगे डेप्रीशिएशन के लिए, तो एंट्री को थोड़ा सावधानी से सीखें। तो एंट्री हमारे पास रहेगी डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो जितना भी आपने डेप्रीशिएशन चार्ज किया हुआ है, बाय परसेंटेज हो सकता है या आपको अमाउंट भी दी रह सकती है, तो उसको आप क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स लिखेंगे। अब इसको आगे के लिए भी आप समझ लीजिए कि एसेट्स को हम बैलेंस शीट में लिखते हैं और उस एसेट्स में से जितना भी डेप्रीशिएशन आप माइनस करेंगे वो माइनस की हुई अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना है, यानी एसेट्स की वैल्यू हम घटा करके वहाँ बैलेंस शीट में दिखाएंगे और इस डेप्रीशिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। ये आप आगे के लिए सीख लीजिएगा, आगे इनको हम डिटेल एडजस्टमेंट के साथ में स्टडी करेंगे। और इसके बाद जो अगला पॉइंट हमारे पास है, तो वो है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसके बाद नेक्स्ट वन आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इन दोनों पॉइंटों को आप समझ लीजिए कि दोनों किस तरीके से वर्क करेंगे। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो पैसा लगाते हैं वो हमारे लिए कहलाता है कैपिटल। अब जो कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस कराई है, अब मान लीजिए उस पैसे को आप कहीं और जमा कराते, मान लो बैंक वगैरह में आप जमा कराते, तो बैंक आपको ब्याज देता, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्याज वगैरह तो कुछ नहीं मिल रहा है। और हमारे पास एक कंसेप्ट है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट माने जाते हैं, तो हम इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि यदि ये पैसा हम कहीं और से लेते तो हमको उस पर ब्याज देना पड़ता। तो इस स्थिति में हम क्यों ना व्यापारी के लिए भी ब्याज दें। तो उसके लिए आप एंट्री मैनेज यहाँ पर करना चाहते हैं, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए रहेगा, तो चूंकि पूंजी पर ब्याज आपको देना है और किसी और को देने को तो जाना नहीं है, तो आप उस ब्याज को अपने कैपिटल अकाउंट में ही मेंटेन करेंगे। और उसके लिए जो एंट्री आप याद रखेंगे, तो एंट्री आपके लिए होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए क्या हो गया, बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस हुआ, और साथ ही साथ ये एक्सपेंस क्योंकि आपने कैश में नहीं दिया है बल्कि आपने इससे अपनी पूंजी को बढ़ा दिया है, तो एंट्री आप अगेन नोट कर लीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, आप इस एंट्री को करेंगे। ठीक है। और हम एडजस्टमेंट के संबंध में इसकी बात करें तो पूंजी पर ब्याज जो आपका एक्सपेंस है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, तो साथ ही साथ हम बैलेंस शीट में कैपिटल में इसको प्लस करेंगे। और इसके बाद जो लास्ट स्पेशल ट्रांजेक्शन हमारे पास है वो है आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था उसका जस्ट अपोजिट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग आपने किया हुआ है, अब मान लीजिए वही बात है कि आपने जो पैसा बिजनेस से लिया है, यदि उस पैसे को आप किसी और से लेते तो आपको उस पर ब्याज देना पड़ता, तो क्यों ना फिर आप अपने बिजनेस को भी ब्याज दें। तो इसलिए आप क्या करते हैं कि उस कंडीशन में आप इंटरेस्ट को पेड करना चाहेंगे, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में जब आपको इंटरेस्ट पेड करना है, तो जो ड्राइंग आपने किया हुआ है तो उसके लिए आपकी एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। तो इसको आप ड्राइंग में जोड़ करके कैपिटल में से माइनस कर देंगे, क्योंकि जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि ड्राइंग अकाउंट और कैपिटल अकाउंट व्यापारी के रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होते हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन को समझा। अब ये किस तरीके से एक्चुअल में डील किए जाएंगे, तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल को समझते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो स्पेशल ट्रांजेक्शन हम समझे थे, अब उनके बारे में हम जनरल एंट्री किस तरीके से मैनेज की जाएगी तो उसको हम सीखेंगे। तो यहाँ आपको ट्रांजेक्शन दिए गए हैं, पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट एंट्री आपको दी गई है, रिसीव्ड 20,000 फ्रॉम सुभाष विच वर रिटन ऑफ एज बैड डेट्स इन दी प्रीवियस ईयर। आपने पहले इसको बैड डेट्स के रूप में लिखा था, अब ये पैसा आपको मिल चुका है, इसकी एंट्री आपको करना है। सेकेंड है सैलरी ड्यू टू क्लर्क्स, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके पास ₹50,000। और थर्ड एंट्री है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 10,000 इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। जो आपने रेंट पेड किया है उसमें 10,000 आपका नेक्स्ट ईयर के लिए है, दैट्स अ प्रीपेड एक्सपेंसेस है। देन आपको दिया है डेप्रीशिएशन के बारे में, प्रोवाइड 10% डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹50,000। 50,000 रुपये का फर्नीचर था जिस पर आपको 10% डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। तो मैंने आपको बताया था कि डेप्रीशिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है। और इसके बाद है आपके पास प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹10 लाख, 10 लाख रुपए पर आपको 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में भी हमने चर्चा की थी, ये हमारा व्यापार का व्यय होता है। और इसके बाद लास्ट वन हमको दिया है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹8,000।
तो आरण पर ब्याज आपको 8,000 रुपये लगाना है, और आरण पर ब्याज व्यापार की आय होता है, इनकम होती है, और इसको हम ड्राइंग में ऐड करते हैं। तो ये किस तरीके से अब हम इसको जनरल एंट्री में करेंगे, तो चलिए अब उसको हम सीखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो हमारे पास जो पहली एंट्री दी हुई है, तो पहली एंट्री बैड डेट्स रिकवर्ड से संबंधित थी हमारे पास। तो इसके लिए हम सीखते हैं। तो हमारे पास दिया गया है कैश अकाउंट डेबिट, पैसा मिल रहा है, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो प्रीवियसली जो हमने बैड डेट्स मान लिया था लास्ट ईयर, वो उनसे अब हमको पैसा मिल चुका है, अमाउंट है ₹20,000। तो हमें एंट्री लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्लियर? ये बहुत महत्वपूर्ण एंट्रियां हैं, और सवाल पेपरों में इस टाइप की एंट्री आपसे पूछी जाती हैं, तो इनको थोड़ा प्रैक्टिस भी करें, और आपको ये आगे भी काम आने वाले हैं, तो इनको आप सीरियसली थोड़ा तैयार करते चले जाएं। और इसके बाद अगली जो एंट्री है वो है हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी से रिलेटेड। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, देना शेष है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो जितनी सैलरी देना शेष है, 50,000 रुपये हमको देना शेष था, तो हमने 50,000 50,000 रुपये से एंट्री की हुई है। और आपको बताया था कि आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, कर्मचारियों का ये प्रतिनिधित्व करता है। द नेक्स्ट वन एंट्री हमारे पास प्रीपेड रेंट के बारे में। तो प्रीपेड रेंट हमने दिया हुआ है एडवांस में, तो जितना प्रीपेड है, तो प्रीपेड हमको दिया गया था ₹10,000, तो हम इसके लिए एंट्री करेंगे प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। यहाँ देख लीजिए स्क्रीन पर कि आउटस्टैंडिंग का अपोजिट एंट्री इसमें होना है, ठीक है ना। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, प्रीपेड रेंट आपका एसेट्स होगा और आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी क्या होगी, लायबिलिटी। द नेक्स्ट वन हमारे पास एंट्री है वो है डेप्रीशिएशन के रिलेटेड। फर्नीचर पर डेप्रीशिएशन हमको चार्ज करना है। फर्नीचर हमारे पास 50,000 रुपये का दिया गया था, उस पर हमको 10% डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। तो 50,000 का 10% आप लगाएं, अमाउंट आपका आएगा 5,000 रुपये। और एंट्री अभी हमने सीखी थी डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। डेप्रीशिएशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉन कैश एक्सपेंसेस है हमारा, इसमें पैसे नहीं जाते हैं, बल्कि एसेट्स में जो पैसा आपने पहले से खर्च किया हुआ है, तो उससे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है डेप्रीशिएशन अमाउंट से। तो एंट्री लिखेंगे डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो डेप्रीशिएशन प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर। द नेक्स्ट वन हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज लगाना है। तो पूंजी हमको दी गई थी 10 लाख रुपए की, और 10 लाख रुपए पर हमको 12% ब्याज चार्ज करना था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री अभी हमने सीखी थी, और एंट्री क्या थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने जो डेबिट किया हुआ, उसका कारण ये है कि ये हमारा व्यापार का खर्चा है, और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया गया है कि हमने इस खर्चे को दूसरे को नहीं दिया है, बल्कि हमारे कैपिटल में ही हमने उसको प्लस कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हमारे द्वारा एंट्री की जाएगी। तो इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल, ये आपका नरेशन हो गया, और ये आपने एंट्री को लिखा। एंड लास्ट वन जो एंट्री हमारे पास इस सम के लिए रहेगी, वो है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जस्ट अपोजिट एंट्री आपको इसमें मैनेज करना है। देखिए ये एंट्रियाँ थोड़ी कंफ्यूज करती हैं, तो इसलिए आप इसको प्रैक्टिस करते रहें, थोड़ा सा याद रखें। तो ड्राइंग पर जब आप ब्याज लगाएंगे, तो उसके लिए एंट्री आपको करनी पड़ेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, जैसा कि आप जानते हैं, और ये आपके बिजनेस की इनकम है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के संबंध में एंट्री को करेंगे, ठीक है। तो और लास्ट वन आपको टोटल लगाना है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इस तरीके से हमने जनरल एंट्री के बारे में काफ़ी सारी बातों को सीखा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आगे हम और कुछ चर्चा करेंगे जनरल एंट्रियों के बारे में। तो आप लगातार मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेशन से जुड़े रहिए, और अकाउंट को सीखते रहिए। मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको अकाउंट में किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होगी। थोड़ा सा आप घर पर अपनी बुक की सहायता से प्रैक्टिस और करें, और फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन पर आपको दिया गया है। तो उस पर आप संपर्क कीजिए, या कमेंट में आप कमेंट कीजिए, मैं आपको आगे सपोर्ट करूंगा। और मेरा प्रयास है कि आपके लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएं इस चैनल के माध्यम से दी जा सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।